जय हिंद। आप सभी को अपना गुरुकुल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री में गुप्त काल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग विदेशियों का आक्रमण पढ़े थे। आज हम लोग गुप्त शासक के बारे में पढ़ेंगे। बोला जाता है कि गुप्त शासक सबसे लंबा पीरियड होता है, क्योंकि इससे पहले मौर्य काल में सबसे लंबा पीरियड रहा। उसके बीच में छोटे छोटे शासक हुआ। उसके बाद में मौर्य जो आपका गुप्त काल है, ये सबसे लंबा पीरियड रहेगा। इसमें कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया गया, समझे, हिंदू धर्म का। और देखा गया कि बौद्ध धर्म का धीरे 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 अब पतन होते गया। अब जानते हैं गुप्त काल के बारे में। बोला जाता है कि गुप्त काल का स्टार्टिंग चौथी शताब्दी से स्टार्ट हुआ, जो छठी शताब्दी तक चला। ये सबसे लंबा पीरियड माना जाता है गुप्त काल का। बोला जाता है कि गुप्त जो साम्राज्य था सब पाटलिपुत्र से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जितना भी पढ़ रहे हैं सब पाटलिपुत्र से ही सब शासन प्रशासन चलाया जा रहा है। ये मगध है, जिसको मगध बोलते हैं, इसी से पूरे देश पर क्या हो रहा है, शासन प्रशासन चलाने का काम कर रहा है। उसी कारण में ये गुप्त साम्राज्य भी रहा। अब हम लोग जानेंगे कि गुप्त साम्राज्य के बारे में कहाँ से कहाँ जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शाही स्रोत में देखें तो देवी चंद्रगुप्त के माध्यम से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में मुद्रा रासर किसने लिखा था, तो विशाखादत्त ने, हम लोग पढ़े थे। देवी चंद्रगुप्तन भी विशाखापट्टनम दत्त लिखा, जो गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होता। फिर कामसूत्र और कालिदास की रचनाओं से गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेख की बात हम लोग अभिलेख की बात बोलते हैं, तो अभिलेख में एक होता है प्राग प्रशस्ति, जो इलाहाबाद में है, समझे, हरिसेन द्वारा ही क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। फिर उसको बाद में हेरन अभिलेख द्वारा भी गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में ताम्रपत्र और मोहर द्वारा भी गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। फिर मुद्रा में देखा जाता है कि गुप्त काल में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि हम लोग पढ़े थे कि सोने का जो सिक्का सबसे प्रथम हिंद वालों ने चलाया। शुद्ध सिक्का कौन चलाया, कुषाणों ने चलाया। लेकिन व्यापक रूप से कौन चलाया, तो गुप्त शासक ने चलाया। गुप्त शासक ने व्यापक रूप से चलाने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि सोने का मूल्य धीरे धीरे कमते गया। अब इसका दुरुपयोग बढ़ गया। तो बोला जाता है कि अशुद्धि सोने का जो ढालना था ना, सबसे ज्यादा इसी काल में अशुद्धि सोने का सिक्का ढाला गया। इस सिक्के से भी जानकारी कई तरह के मिला है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से इसे सिक्के से भी जानकारी प्राप्त हुई है। फिर इसमें एक भाषा विवरण था जो विदेशियों द्वारा भी यहाँ पर कुछ गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखे हैं। उसको पढ़ने से भी कई तरह का जानकारी प्राप्त होती है गुप्त साम्राज्य के बारे में। एक था महायान, एक था हैनसॉन्ग, जो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब सबसे हम जानेंगे कि ये साम्राज्य का संस्थापक कौन था, कहां से स्टार्ट हुआ, कब हुआ। तो सबसे प्रमुख शासक में श्रीगुप्त था, जो गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ज्यादा इस साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाए, समझे, तो इसको प्रमुख रूप से कहा जाता है संस्थापक, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं था। कब ये किया, तो 240 से 280 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर ईस्वी आ गया। हम लोग जब गुप्त काल मौर्य काल पढ़ रहे थे तो 322 ईसा पूर्व से पढ़ रहे थे। तो देखिए ईसा पूर्व से क्या आ गए हम लोग, तो ईस्वी में आ गए, समझे। तो 240 से 280 ईस्वी के बीच में श्रीगुप्त ने क्या किया, शासन किया। इसकी जानकारी कब प्राप्त होती है, कहाँ से होती है, तो प्रयाग प्रस्तुति से क्या होते हैं, इसका कुछ जानकारी प्राप्त होती है, समझे, जो इलाहाबाद में। इसके बाद में एक बेटा इसका था घटोत्कच, समझे। घटोत्कच जब था तो गद्दी पर बैठा, इसका उत्तराधिकारी बना।
इसमें महाराज की उपाधि धारण किया। क्या किया? महाराज की उपाधि धारण किया। ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, समझे। इसके बाद में आया चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, इससे यदि बोला जाता है तो इसमें कब से कब शासन किया? तो 280 से 319 ईस्वी। इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है कि सिर्फ कभी कोई एग्जाम में नहीं जल्दी पूछता है कि इसका संस्थापक कौन, लेकिन पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन है। तो बोलिएगा कहाँ? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। यदि आपसे कभी कभी ऐसा पूछ भी दे कि बताइए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो बोलिएगा श्री गुप्त। अब आते इसमें चंद्रगुप्त प्रथम, जो कब गद्दी पर बैठा? 319 से 335 के बीच में अपनी शासन किया, समझे। इसमें क्या हुआ कि इसको वास्तविक संस्थापक रूप में जाना जाता है। जब वास्तविक संस्थापक रूप में जानने का कोई कारण होगा, जब सभी राजाओं से अलग कुछ किया होगा, तभी तो कहा गया साम्राज्य को विस्तार किया होगा। तो बोला जाता है कि आपने जब गद्दी पर बैठा तो खुद को गुप्त संवत चलाया, समझे, जिसको कैलेंडर बोलते। तो कब चलाया? 319 ईस्वी में। 319। आपसे प्रश्न पूछेगा गुप्त बताइए संवत कौन चलाया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ये ज्यादा प्रश्न पूछता है कि महाराज धीराज का उपाधि धारण कौन किया था, तो क्या कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम कभी कभी पूछता है, हर सेट में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि महाधीराज का उपाधि धारण कौन किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ये क्या किया कि वैशाली का लिच्छवी, जानते हैं कि लिच्छवी वैशाली में था, वहां की राजकुमारी एक क्या था? कुमार देवी, जिससे विवाह किया, समझे। चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, विवाह किया, उससे क्या था? समुद्रगुप्त हुआ, उसका बेटा। तो आपसे प्रश्न पूछता है, बताइए कि समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ हुआ, तो बोलिएगा लिच्छवी में हुआ। लिच्छवी कहाँ पड़ता है? बिहार के वैशाली में, समझे। वैशाली संघ का एक क्या था? एक राजस्थान। तो किससे बताइए, किससे विवाह किया? तो कुमार देवी से किया। बात समझे। इतनी बात रही चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। अब हम लोग जानते हैं इसके बाद कौन आएगा, इसका बेटा कौन हुआ, तो बोलेंगे समुद्रगुप्त हुआ। समुद्रगुप्त हुआ जी, समुद्रगुप्त हुआ। ये साम्राज्य को और विस्तार किया, समझे। इतना विस्तार किया समुद्रगुप्त, इसके बारे में हरिश्चंद्र लिखता है कि अजय था, कभी किसी से पराजित नहीं हुआ, इसको को आज तक पराजित नहीं किया समुद्रगुप्त। बोला जाता है कि इतना साम्राज्य विस्तार कर लिया था कि इसका घोड़ा 3 समुद्रों से पानी पीता था, समझे। अब हम लोग जानते हैं 3 समुद्र का पानी कैसे पीता था। जैसे मान लेते ये आपका भारत है, ये भारत रहा ना, तो भारत में क्या हुआ कि जब पूरे साम्राज्य को यहाँ से यहाँ जीत लिया, उत्तर भारत को भी जीत लिया, तो यहाँ से ये सब जीत कर ये पूरे जीत लिया। तो ये सब देखिए अरेबियन सी हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, ये ओशियन सी, तो 3 समुद्र के हुआ कि ना पानी। तो इस तीनों क्षेत्र से इसका ही क्या था? क्षेत्र था। बात समझे। समुद्रगुप्त का शासन 335 से 380 ईस्वी तक के बीच रहा। 335 से 380 बीच में बोलता है। इसको बोला जाता है भारत की नेपोलियन। आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत की नेपोलियन किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे हम लोग समुद्रगुप्त। कौन बोला था? विंसेंट स्मिथ। बोलते हैं। तो कौन बोला था भारत के नेपोलियन? कौन बोला था? तो बोलिएगा विंसेंट स्मिथ ने बोला था। किसको? समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन। हरिश्चंद्र ने एक अभिलेख का रचना किया था जिसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति, जो कहाँ है? इलाहाबाद में, समझे। इसके समुद्रगुप्त की विजय के बारे में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने कैसे विजय प्राप्त किया, कैसे कितना शक्तिशाली था, इसके बारे में कौन लिखा? हरिश्चंद्र लिखा। इसके कवि था ना हरिश्चंद्र। समुद्रगुप्त के क्या था? हरिश्चंद्र कवि था, समझे। और समुद्रगुप्त भी अपने आप को बड़ी विद्वान था, कवि था, समझे। कहा जाता है कि जब सिक्का चलाया था
तो वो अपने सिक्का पर बिना बजाते हुए चित्र को अंकित किया था। कौन किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। बात समझे? और फिर इसी अभिलेख को अशोक ने निर्माण किया था। जो आपको प्रयाग प्रस्तुति पढ़ रहा है, अशोक पहले ही निर्माण किया था, लेकिन अकबर ने क्या किया? वो अकबर ने क्या किया, प्रयाग में फिर इसको कौशाम्बी से कहाँ लेके चला आया था? प्रयाग में लेके चला आया। पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर ने कहाँ लेके चला गया? प्रयाग में ले। अब प्रयाग में लाने के बाद इसमें दो शासक, एक जहांगीर और बीरबल के बारे में इसमें उल्लेख किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि जहांगीर और बीरबल के बारे में किस अभिलेख में जानकारी प्राप्त होती है? तो बोलिएगा प्रयाग प्रस्तुति में। समझे? कौशाम्बी से बताइए प्रयाग में कौन लाया था? तो बोलिएगा अकबर। कौन लाया था? अकबर लाया था। और समुद्रगुप्त को हम लोग क्या बोलते हैं? कविराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कविराज बोलते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कविराज किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। समुद्रगुप्त बहुत क्या था? विद्वान था। बात समझे? वो कभी अपना किताब भी लिखते थे। और एक राजा था जो श्रीलंका का राजा था, श्रीलंका पर आक्रमण भी करना चाहता था, लेकिन श्रीलंका के राजा एक क्या था? मेघवर्मन ने कहाँ आया? भारत में आया। आपसे प्रश्न पूछता है कि मेघवर्मन ने किससे अनुमति लेने हेतु गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण करना चाहता था? तो समुद्रगुप्त से करना चाहता था। और समझे? ये मेघवर्मन कहाँ के था? श्रीलंका का था, भारत आया था, गया में क्या करना चाहता था? बुद्ध मंदिर का निर्माण करवाना चाहता था। किससे अनुमति लेना चाहता था? तो समुद्रगुप्त को। समझे? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त ने 5 गांवों को दान में दे दिया था, इसको देख रेख के लिए। ठीक है ना? तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए मेघवर्मन ने किसके से अनुमति मांगने आया था? तो बोलिएगा समुद्रगुप्त से। तो आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुआ। एक क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था। चंद्रगुप्त द्वितीय नाम था। एक इसका एक बड़ा भाई था। समझे? क्या इसका बड़का भाई का क्या नाम था? तो हम लोग कह सकते हैं नाम था, इसका बड़ा भाई था ना रामगुप्त। क्या था? रामगुप्त था ना। तो रामगुप्त बहुत इतना अत्याचार किया था, ये सबसे कमजोर शासक। बोला जाता है कि जब रामगुप्त था ना, तब शासक इसके बाद बैठा रामगुप्त बैठा। तो रामगुप्त बहुत कमजोर शासक था। और इसके शासक में एक क्या था? शक ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर लिया था। क्या कर लिया था? शक के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़े थे ना। तो शक ने किस पर आक्रमण किया? गुप्त साम्राज्य पर, रामगुप्त के, और उसको पराजित कर दिया। रामगुप्त को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। समझे? पराजित कर दिया ना, तो उसके शरण में चल गया। कौन? रामगुप्त। और क्या किया ना कि जब सब कुछ हार गया, तो अपना पत्नी को भी शक को देने के लिए डिसीजन ले लिया था कि अब सब कुछ हारिए गए, तब पत्नी भी बच रहा है तो पत्नी को भी दे देते हैं शक महाराज को। उसको बेस्ट नहीं लगा। उसका छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय। कहते कितना मूर्ख मेरा भाई है। तो क्या किया ने चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया? औरत के वेशभूषा लेकर, साड़ी पहन कर शक पराजित कर दिया। शक को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब भाइयों को मार दिया। कि बताओ कि कितना तुम घिनी आदमी है कि महिला किसी को दिया जाता है और तुम दे रहे हो। तो रामगुप्त के बोला कि तुमको जीने का कोई अधिकार नहीं है। समझे? शक को पराजित भी किया और भाई रामगुप्त को भी मार गिराया। समझा? कौन मारा गिराया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारा। तो अब गद्दी पर बैठ गया कौन? समझे? इसका बेटा नहीं था, इसका भाई ही था चंद्रगुप्त द्वितीय। समझे? तो 380 में बैठा कब तक रहा? 445 में रहा, 415 तक रहा। तो यह शकों को पराजित किया था। क्या किया था? शकों को पराजित किया था। और इसी के आधार पर क्या किया? विक्रमादित्य को उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य के क्या किया? उपाधि धारण किया। समझे? तो इसी व्यापक रूप से चांदी के सिक्का चलाए थे। ये क्या चलाया था? व्यापक रूप से चांदी का सिक्का चलाया और विक्रमादित्य का धारण क्या किया? उपाधि धारण किया। समझे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसके दरबार में 9 रत्न रहता था। 9 रत्न।
समझे। नवरत्न की मतलब है कि अनेक अनेक व्यक्ति विशिष्ट गुणों से निपुण था। क्या था? निपुण था। जैसे कालिदास के बोला जाए तो कालिदास संस्कृत में सबसे विद्वान था, समझे। उसके बाद में धन्वंतरी तो डॉक्टर था चिकित्सा, वो अपने आप में निपुण था, समझे। औसत औसत 9 आदमी रहता था, समझे। किसके दरबार में रहता था? तो बोलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि नवरत्न किसके दरबार में रहता था? तो बोलिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था, ठीक है। इसी के शासन काल में एक आया था फाहियान। एक क्या था? विदेशी था। कौन था? विदेशी, फाहियान। कहाँ से आया था? चीन से आया था। कहाँ से आया था? चीन से आया था। तो आप ज्यादा प्रश्न पूछता है, फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। बात समझे। एक स्तंभ था जिसको नाम था क्या? मेहरौली। मेहरौली स्तंभ जो लोहा के था। कहाँ क्या के था? लोहा। अभी भी उसमें जंग नहीं लगा। बताइए कितना साल पहले, 380 ईस्वी, आज कितना 2025 है, आप लगा सकते हैं अनुमान, और अभी भी उपस्थित है, बाकी अभी तक जंग नहीं लगा। बताइए कि कला से कितना परिपूर्ण था वो आदमी, कितना दूरदृष्टि सोचता था वो, कितना आगे सोचता था वो व्यक्ति, तो सोचने वाली बात है। तो मेहरी लोह स्तंभ का निर्माण कौन कराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझे। अब आते हैं हम लोग कुमारगुप्त। इसमें मेनली है ना, ये भी एक शासक था, तो विष्णु धर्म को बढ़ावा दिया। अब अपने आप को क्या क्या वैष्णु का पुजारी बताया, भागवत इसको बोलते हैं, भगवत के उपाधि धारण भी किया वो। तो इस काल में ज्यादा क्या है, विष्णु हिंदू धर्म को सबसे चरम उत्कर्ष पर तब पहुंच गया था, समझे। इस तब पर भी एक शासक था कुमारगुप्त। क्या नाम था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त 410 से 455 के बीच में ये क्या किया ना कि विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण करवाया। क्या करवाया? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। इससे देखिए वहां पर विषय क्या था कि बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा दिया जाता था। लेकिन क्या किया, ये वैष्णव धर्म मानता था, लेकिन क्या किया, ये बौद्ध धर्म को बढ़ावा भी दिया। इससे यही सिद्ध होता है कि सहिष्णु था, कोई धर्म से क्या ना है, द्वेष नहीं करता था वो। फिर इसी के समय हुनों का क्या प्रथम आक्रमण हुआ। क्या हुआ? प्रथम आक्रमण हुआ। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हुनों का आक्रमण सबसे प्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद जब आक्रमण किया था ना, तो इसको भेजा था पराजित करने के लिए हुनों को। कौन? तो बोलिएगा स्कंदगुप्त को भेजा था। कुमारगुप्त खुद से नहीं गया था, स्कंदगुप्त को भेजा था। और स्कंदगुप्त क्या किया? हुनों को पराजित किया। तो यही से आपसे प्रश्न पूछेगा कि हुनों को पराजित करने वाला कौन था? तो बोलिएगा स्कंदगुप्त। यही से शक्तिशाली की राजा का जो होता है ना, गिरावट आ जाता है। स्कंदगुप्त के बाद में कोई शक्तिशाली उसका राजा नहीं रहा, समझे, कि कुछ इसमें और बढ़ावा मिल सके इस साम्राज्य का, समझे। लेकिन इसमें एक प्रश्न पूछते रहता है, लेकिन एक स्कंदगुप्त ने एक काम किया था। क्या किया था? सुदर्शन झीलों का जीर्णोद्धार कराया था, समझे। ज्यादा दिन हो गया था तो इसको का मरम्मत कराया था सुदर्शन झीलों को। तो आपसे प्रश्न पूछेगा गुप्त काल में, बताइए सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन करवाया था? तो बोलिएगा स्कंदगुप्त ने करवाया था। कौन करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था। भानुगुप्त, आप क्या आया? भानुगुप्त ने ज्यादा कुछ किया नहीं, लेकिन इसमें पूछा जाता है कि एक आयरन अभिलेख था, समझे, जो 510 ईस्वी में क्या किया था? निर्माण करवाया था। इसमें सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है। आपसे प्रश्न पूछता है कि आयरन अभिलेख में किस चीज की जानकारी मिलता है? तो बोलिएगा सती प्रथा के बारे में, ठीक है ना। दूसरा यही संबंधित होता है कि उस समय भी सती प्रथा होता हुआ क्या नहीं जी। अंतिम शासक कौन हुआ? विष्णुगुप्त। कौन हुआ? विष्णुगुप्त हुआ, जो 550 ईस्वी से समाप्त हो गया। बात समझे। तो आशा करते हैं इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगले क्लास में हम इसको इस काल को भारत का स्वर्ण युग काल कहा जाता है।
अब इसको कला के बारे में पढ़ेंगे, इसको प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, समझे। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इसके संबंधित में आप किताब पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय हिंद। इस क्लास से जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।